दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। प्रारंभ में वे कुलीनों के नियंत्रण में थे। हालांकि प्रांतों के गवर्नरों की मुक्ति अवली कहा जाता था। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व एकत्रित करना उनका कार्य था। मुक्ति को राजस्व एकत्र करने और सुल्तान के लिए सेना बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करने का कर्तव्य सौंपा गया था। प्रांतों को सिकों में विभाजित किया गया था जो सिकदार के नियंत्रण में था। तुगलक काल के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सिकदार को फौजदारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। अगला प्रभाग परगना था जिसमें कई गांव शामिल थे। इसका नेतृत्व आमिल करता था। गांवों को 100 या 84 पारंपरिक रूप से 84 कहा जाता था की इकाइयों में बांटा गया था। गांव प्रशासन की मूल इकाई रहा। ग्राम प्रधान को मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। गांव के लेखाकार को पटवारी कहा जाता था। देवपारा अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? सेन वंश के शासकों की वंशावली। देवपारा अभिलेख अब आधुनिक बांग्लादेश में राजा विजय सेन के शासनकाल का उल्लेख करते हैं और कर्नाटक के सेन शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सेन राजवंश की स्थापना विजय सेन ने की। इसने पालों के पतन के बाद 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बंगाल पर शासन किया। इसके संस्थापक सामंत सेन दक्षिण भारत के कर्नाटक से आए थे और उन्हें ब्रह्मक्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया था। ब्रह्मक्षत्रिय शीर्षक से पता चलता है कि सामंत सेन एक ब्राह्मण था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी खुद को केवल क्षत्रिय कहते थे। विजय सेन ने लगभग पूरे बंगाल को जीतकर सेन राजवंश की नींव रखी। उन्होंने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और उनके जैसी कई शाही उपाधियां धारण की। उनकी 2 राजधानियां एक पश्चिम बंगाल के विजयपुरी में और दूसरी बांग्लादेश के विक्रमपुरा में थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गजनवी राजवंश की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में गजनी के महमूद द्वारा की गई थी। ये गलत है। अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में एक विद्वान था। ये सही है। गजनवी राजवंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने अपने ससुर अल्पतगीन की मृत्यु के बाद की थी। गजनी का महमूद 998 ईस्वी में गजनवी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उन्होंने 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया और कहा जाता है कि उन्होंने भारत पर 17 आक्रमण किए। प्रारंभिक आक्रमण हिंदू शाही शासकों के खिलाफ निर्देशित थे जिन्होंने उस समय पेशावर और पंजाब पर कब्जा कर लिया था। उनकी राजधानी उद्भांड या वेहिंदा पेशावर में थी। अलबरूनी का जन्म 973 में वर्तमान उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था। 1017 ईस्वी में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो वह कई विद्वानों और कवियों को अपनी राजधानी गजनी वापस ले गया। अलबरूनी उनमें से एक था। वह एक बंधक के रूप में गजनी पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह शहर पसंद आने लगा, जहां उन्होंने 70 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक अपना शेष जीवन बिताया। अलबरूनी की किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई है, जो सरल और स्पष्ट है। अलबरूनी अरबी में विदेशी व्यापार मुल्तानी और खुरासानी के नियंत्रण में था। दिल्ली सल्तनत के काल में फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीवान ए कोही की स्थापना एक अलग कृषि विभाग के रूप में की गई थी। भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद दिल्ली के सुल्तानों ने भू राजस्व प्रशासन में सुधार किया। भूमि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। एकता भूमि अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भुगतान के बदले एकता के रूप में सौंपी गई भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के नियंत्रण में भूमि और एकत्र राजस्व शाही दरबार और शाही घराने के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था।
इनाम भूमि धार्मिक नेताओं या धार्मिक संस्थानों को सौंपी या दी गई भूमि। भारत ने सल्तनत काल के दौरान फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया के देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्यात किया। इस अवधि के दौरान कई शहरों और कस्बों का विकास हुआ। दिल्ली पूर्व में सबसे बड़ा शहर रहा। विदेशी व्यापार मुल्तानी ज़्यादातर हिंदू और खुरासानी अफगान मुस्लिम के नियंत्रण में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में फलों विशेषकर तरबूजे और अंगूर की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीवाने कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की। रजिया सुल्तान के संदर्भ में उसने पर्दा प्रथा त्याग दिया, पुरुष परिधान अपना लिया था। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक इल्तुतमिश की 4 संतानों में से एक बेटी थी। रजिया ने पर्दा घूंघट त्याग दिया, जो प्रशासनिक मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने में एक बाधा थी। उन्होंने पारंपरिक महिला पोशाक को त्याग दिया और पुरुषों की पोशाक को अपनाया। उसने इल्तुतमिश के प्रकार के सिक्के रखे और चांदी, बुलियन और तांबे में सिक्के जारी किए। अपने शासन को मजबूत करने के लिए रजिया को अपने भाइयों के साथ साथ शक्तिशाली तुर्की कुलीनों के खिलाफ भी लड़ना पड़ा। इसने राजशाही और तुर्की प्रमुखों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष की शुरुआत को चिन्हित किया, जिन्हें कभी कभी चालीस या चहलगामी भी कहा जाता था, परंतु रजिया ने चहलगामी की संस्था को समाप्त नहीं किया। यह बलबंद था जिसने राजशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इसे समाप्त कर दिया था। 1240 ईस्वी में रजिया को तबर हिंद के गवर्नर अल्तुनिया के विद्रोह का सामना करना पड़ा। रजिया ने अल्तुनिया का मुकाबला करने के लिए याकूत के साथ तबर हिंद की ओर कूच किया, लेकिन उसकी अपनी सेना ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस लड़ाई में याकूत मारा गया। रजिया को पकड़ लिया गया और तबर हिंद के किले में भेज दिया गया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया और खोखरो जाटो राजपूतों की एक सेना एकत्र की और बाद में 1240 ईस्वी में दिल्ली की ओर कूच किया। 1240 के अंत तक रजिया को कुछ डाकुओं ने एक जंगल में हरा दिया और मार डाला। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सैनिकों की भूमि अधिकार प्रदान किए तथा उनकी भर्ती वंशानुगत कर दी। फिरोज शाह तुगलक एक प्रतिष्ठित सैन्य नेता नहीं थे। उनका शासनकाल शांति एवं शांतिपूर्ण विकास का काल था। उन्होंने तुष्टीकरण की नीति का पालन किया तथा उसके शासनकाल के दौरान कोई बड़ा विद्रोह या बगावत नहीं हुई। फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासन के संचालन में उलेमाओं की सलाह का सख्ती से पालन किया। उन्होंने इस्लामी कानूनों के अनुसार कर लगाए। ब्राह्मणों सहित गैर मुसलमानों पर जजिया कर सख्ती से लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने न केवल इक्तादारी प्रणाली को पुनर्जीवित किया, अपितु इसे वंशानुगत भी बनाया। यह कुलीनों को प्रसन्न करने के लिए उठाया गया एक कदम था। सैनिकों को भूमि अधिकार प्रदान किए गए और यहाँ तक कि उनकी भर्ती को भी वंशानुगत कर दिया गया। सैयद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रशासन और शासन से संबंधित विवरण तारिक ए मुबारक शाही द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहया सरहिंदी सैयद वंश के शासन के संदर्भ में विभिन्न विवरण प्रदान करते हैं। खिज़र खान ने तुगलक वंश के अंतिम शासक सुल्तान दौलत खान लोदी को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। यद्यपि उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, किंतु रैयत ए आला के साथ सहज थे। तैमूर के नाम पर सिक्के चलाए गए और खुतबा पढ़ा गया और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम पर सिक्के चलाए गए और खुतबा पढ़ा गया। सैयद राजवंश में अत्यधिक नियंत्रित और केंद्रीकृत सरकार थी तथा सुल्तान के पास अप्रतिबंधित शक्ति थी। सैयद राजवंश में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया थी जिसे विभिन्न मंत्रियों द्वारा संचालित किया जाता था, जिन्हें पूरा करने के लिए प्रत्येक मंत्री को एक विशेष कार्य सौंपा जाता था। सुल्तान ने राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में अप्रतिबंधित अधिकार रखा और राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य किया।
फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार के कवि थे? महमूद गजनवी। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार के कवि थे। उन्होंने विश्व साहित्य की महानतम कृतियों में से एक शाहनामा या राजाओं की पुस्तक का पूरा किया। फिरदौसी की रचना 50 शासकों, 3 महिलाओं सहित के शासनकाल पर केंद्रित है और इसे एक पौराणिक तथा अर्ध ऐतिहासिक खंड में विभाजित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ क्यूमर्स के शासनकाल से होता है और अंतिम सासानी राजा यज़देगार्ड 632 से 651 के साथ समाप्त होता है, जिसे अरबों द्वारा पराजित किया गया था। अल-बरूनी भी महमूद के दरबार में रहे और उन्हें भारत पर एक प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद की रचना की। महमूद गजनवी। गजनवी गजनवी गजनवी। पाल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदंतपुरी मठ का निर्माण गोपाल द्वारा किया गया था। गोपाल द्वारा किया गया था उदंतपुरी। पाल शासकों ने सोमपुर महाविहार सहित भव्य मंदिरों और मठों का निर्माण किया तथा नालंदा और विक्रमशिला के महान विश्वविद्यालयों को संरक्षण प्रदान किया। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार गोपाल ने लोगों को मत्स्य न्याय अराजकता के काल से बचाने के लिए पाल वंश की स्थापना की तथा उन्होंने मगध के परवर्ती गुप्तों और पूर्वी बंगाल के खड़ग राजवंश को स्थापित कर दिया। गोपाल एक कट्टर बौद्ध थे और बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण कराया था। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार गोपाल ने लोगों को मत्स्य न्याय अराजकता के काल से बचाने के लिए पाल वंश की स्थापना की तथा उन्होंने मगध के परवर्ती गुप्तों और पूर्वी बंगाल के खड़ग राजवंश को विस्थापित कर दिया। गोपाल एक कट्टर बौद्ध थे और बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण कराया था। धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर के निकट विक्रमशिला मठ की स्थापना की। इस मठ में कई संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित सबसे प्रसिद्ध नाम बौद्ध विद्वान दीपांकर, जिन्हें अतिसा कहा जाता है, इनका तिब्बत में अत्यधिक सम्मान किया जाता था। उन्होंने सोमपुर मठ पहाड़पुर बिहार के निकट की भी स्थापना की। उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों का अनुदान प्रदान करने का श्रेय भी दिया जाता है। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 इल्तुतमिश 1211 से 1236 इल्बरी जनजाति से संबंधित था और इसलिए उसके वंश का नाम इल्बरी वंश रखा गया। 1211 में इल्तुतमिश ने आराम बख्श को पराजित किया और सुल्तान बन गया। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। अपने शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के दौरान इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदियों से अपने सिंहासन को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया और उन पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने सिंध और मुल्तान को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसने राजपूत विद्रोह को दबा दिया और रणथंभौर
जालोर, अजमेर, ग्वालियर को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने मालवा के परमारों के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया, किंतु यह अभियान सफल नहीं रहा। इल्तुतमिश एक महान राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1229 में अब्बासिद खलीफा से मान्यता पत्र मंसूर प्राप्त किया। इसके द्वारा वे भारत के वैधानिक संप्रभु शासक बन गए। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकारी की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। मामलुक राजवंश, ये दोनों गलत है, खिलजी वंश से रिलेटेड। खिलजी वंश 1290 से 1320 ने दिल्ली सल्तनत में सत्ता के पदों से तुर्की कुलीन वर्ग के अंत को चिन्हित किया। खिलजी के अधीन सत्ता अब तुर्की कुलीन वर्ग के हाथों में नहीं बल्कि अफगान खिलजी शासकों के हाथों में केंद्रित हो गई थी। अफगान खिलजी अफगान थे। उन्होंने आक्रामक विदेश नीति अपनाई तथा उत्तरी और मध्य भारत के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की एवं दक्षिणी भारत में भी अभियान संचालन का प्रयास किया। सर्ब उनके शासनकाल के दौरान लगाया गया एक कर था। यह जल आपूर्ति सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए किसानों पर लगाया जाने वाला फसल उत्पादन का 1/10 हिस्सा था। जजिया कर गैर मुस्लिम प्रजा विशेषकर हिंदुओं पर लगाया जाता था। यद्यपि महिलाओं और बच्चों को इन करों से मुक्त रखा गया था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का एक महत्वपूर्ण विकास नादगवंदा या देश ग्रामकूट का उदय था। वे क्या थे? वंशानुगत राजस्व अधिकारी। गवंदा, देश ग्रामकूट। राष्ट्रकूट पाल, राजस्व अधिकारी थे ये। राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल के दौरान प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता नादगवंदा या देश ग्रामकूट। नादगवंदा देश ग्रामकूट नामक वंशानुगत राजस्व अधिकारियों का दक्कन में उदय था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने महाराष्ट्र में बाद के समय के देशमुखों और देशपांडे के समान ही कार्य किए। उत्तर भारत में छोटे सरदारों के साथ साथ इस विकास का समाज एवं राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे इन वंशानुगत तत्वों की शक्ति में वृद्धि हुई, ग्राम समितियां कमजोर होती गई, केंद्रीय शासक को भी उन पर अपना अधिकार स्थापित करना और उन पर नियंत्रण रखना कठिन प्रतीत होता था। इस प्रकार सरकार सामंतवाद बनती जा रही थी। उत्तर भारत में छोटे सरदारों के साथ साथ इस विकास का समाज एवं राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे इन वंशानुगत तत्वों की शक्ति में वृद्धि हुई, ग्राम समितियां कमजोर होती गई, केंद्रीय शासक को भी उन पर अपना अधिकार स्थापित करना और उन पर नियंत्रण रखना कठिन प्रतीत होता था। इस प्रकार सरकार सामंतवाद बनती जा रही थी। प्रतिहार साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरिका प्रांतों का गवर्नर था। गुर्जर प्रतिहार उपरिका प्रांतों का गवर्नर था और सेना की सहायता से कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। साम्राज्य में सामंत या भोगवती नामक छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि देखी गई। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र भुक्ति प्रांत और मंडल विषय जिलों में विभाजित थे। प्रांत के गवर्नर को उपरिका और जिले के प्रमुख को विषयपति। उपरिका से भू राजस्व एकत्र करने और सेना की
सहायता से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। विषयपति से अपने अधिकार क्षेत्र में समान कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। इस अवधि के दौरान छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि हुई, जिन्हें सामंत या भोगपति कहा जाता था, जो कई गांवों पर शासन करते थे। विषयपति तथा ये छोटे सरदार आपस में मिल गए और बाद में सामंत शब्द का उपयोग उन दोनों के लिए किया जाने लगा। सल्तनत काल के दौरान कला एवं वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खिलजी वंश के दौरान वास्तुकला की आर्कुएट शैली को प्रमुखता प्राप्त हुई। खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की स्थापना की। इस काल के निर्माण कार्य में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। आर्कुएट शैली की प्रमुखता इसी काल से प्रारंभ हुई। सीमेंटिंग एजेंट के रूप में मोर्टार का उपयोग सभी निर्माण कार्यों में प्रमुखता से किया जाने लगा। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा, सीरी किला आदि। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान तुगलक राजवंश वास्तुकला के लिए संकट का काल था। यद्यपि कुछ निर्माण कार्य अभी भी किए गए थे, जिनमें भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। इस अवधि के दौरान इमारत की मजबूती पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था और इसलिए सजावट पर कम बल दिया गया था। निर्माण में प्रवेश डिजाइन के लिए मेहराब और लिंटेल दोनों विधियों का समायोजन किया गया। उन्होंने निर्माण की एक शैली भी प्रारंभ की जिसे बेंटर के नाम से जाना जाता है, जिसकी विशेषता इमारत को अधिक मजबूती देने के लिए ढलान वाली दीवारें थी। लोधी वंश के अंतर्गत वास्तुकला का निरंतर पतन होता रहा। इस अवधि के दौरान केवल कब्रों का निर्माण किया गया था। लोधी वंश के अंतर्गत वास्तुकला का निरंतर पतन होता रहा। इस अवधि के दौरान केवल कब्रों का निर्माण किया गया। यद्यपि इस अवधि के दौरान वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता दोहरे गुंबदों की शुरुआत थी, जिसमें शीर्ष गुंबद के अंदर एक खोखले गुंबद का निर्माण शामिल था। निम्नलिखित हुक्मों पर विचार कीजिए। तारिख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी। तबकात नासिरी मिनहाजुल सिराज ने लिखी थी। दिल्ली के सुल्तानों ने शिक्षा और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उनमें से कई शासकों को अरबी और फारसी साहित्य से अत्यधिक प्रेम था। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और काव्य के अतिरिक्त इतिहास लेखन को भी प्रोत्साहन दिया गया। कुछ सुल्तानों के अपने स्वयं के दरबारी इतिहासकार थे। इस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बरनी और शम्स सियाज अफीक थे। जियाउद्दीन बरनी का तारीख फिरोजशाही में तुगलक वंश का इतिहास प्राप्त होता है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी की रचना की, जो 1260 तक के मुस्लिम राजवंशों का सामान्य इतिहास है। मिनहाजुल सिराज। अमीर खुसरो 1252 से 1325 इस काल के प्रसिद्ध फारसी लेखक थे। उन्होंने कई कविताओं की रचना की। उन्होंने कई काव्य रूपों के साथ प्रयोग किया और फारसी कविता की एक नई शैली का निर्माण किया, जिसे सबक ए हिंद या भारतीय शैली कहा जाता है। उन्होंने कुछ हिंदी छंदों की भी रचना की। अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह है अलाउद्दीन की विजय के संदर्भ में विवरण प्रदान करती है।
खजाइनुल फुतूह। उनकी प्रसिद्ध कृति तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के उत्थान से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार से एक शक्तिशाली तथा कुशल प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य था। इसका धर्म इस्लाम था। सुल्तान स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे। उन्होंने खलीफा का नाम खुतबा या प्रार्थना में शामिल किया और इसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। यद्यपि बलबन स्वयं को ईश्वर की छाया कहता था, तथापि उसने खुतबे तथा सिक्कों में खलीफा का नाम अंकित करने की प्रथा जारी रखा। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा से मंसूर या अनुमति पत्र प्राप्त किया था। प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान का पद सबसे महत्वपूर्ण था। वह सैन्य, कानूनी और राजनीतिक गतिविधियों का सर्वोच्च अधिकारी था। इस अवधि के दौरान उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट कानून नहीं था। सभी पुत्रों का सिंहासन पर समान अधिकार था। प्रायः उलेमाओं ने सिंहासन के उत्तराधिकार को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि उत्तराधिकार के मामले में सैन्य श्रेष्ठता ही मुख्य कारक रही। 2-3 गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महेंद्रपाल प्रथम ने मगध और उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त की। महेंद्रपाल प्रथम ने मगध और उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित कन्नौज को इसकी राजधानी के रूप में स्थापित किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा के क्षेत्र में की थी। वह एक राजपूत वंश से संबंधित थे। बाद में उनके उत्तराधिकारियों में से एक वत्सराज ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपने शासन का विस्तार किया तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। भोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम था। उसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि मगध और उत्तरी बंगाल की विजय थी। महेंद्रपाल प्रथम विद्वान व्यक्तियों का उदार संरक्षक था। उनके दरबार में सबसे प्रतिभाशाली विद्वान राजशेखर थे, जिन्होंने कई साहित्यिक कृतियों जैसे कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा आदि की रचना की। अबू जैद और अल मसूदी जैसे अरब लेखकों ने उत्तर के गुर्जरों के साथ राष्ट्रकूटों के युद्ध का उल्लेख किया है। अल मसूदी के मुरुज अल जहाब में इन राजवंशों का विस्तृत विवरण दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में त्वारिक शब्द का अर्थ ऐतिहासिक लेखन से है। त्वारिक शब्द दिल्ली के सुल्तानों के अधीन फारसी में ऐतिहासिक लेखन को संदर्भित करता है। ये सचिवों, प्रशासकों, कवियों और दरबारियों जैसे विद्वानों द्वारा फारसी में लिखे गए इतिहास थे। त्वारिक के लेखक वे विद्वान थे जिन्होंने किसानों को शासन पर परामर्श प्रदान किया और न्यायपूर्ण शासन के महत्व पर बल दिया। वे प्रायः सुल्तानों के लिए इतिहास लेखन करते थे और विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करते थे। इन लेखकों ने शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर परामर्श दिया। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों को समर्पित खजाइनुल फुतूह का संकलन किया। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल एक सही है। फिरोज शाह तुगलक ने निरंतर विद्रोह के बाद बंगाल की स्वतंत्रता प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक ईस्वी 1324 से 51 ईस्वी तक शासन किया की मृत्यु के बाद सिंहासन पर आसीन हुआ। चचेरे भाई
उनके शासनकाल के दौरान बंगाल जैसे कई क्षेत्रों ने विद्रोह के माध्यम से स्वायत्तता प्राप्त की। उसने अनिच्छा से विद्रोहियों के समक्ष बंगाल और अन्य प्रांतों को आभासी स्वतंत्रता प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म की राजनीति से पृथक किया था। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष था और उन्होंने घोषणा की थी कि राजत्व में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। कुतुब मीनार एक बड़े परिसर का हिस्सा है जिसमें 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक कई ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार केवल पहली मंजिल का निर्माण करवाया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में लोधी शासक सिकंदर लोधी ने इस मीनार के शीर्ष 2 स्तरों का विस्तार करते हुए अधिक व्यापक पुनर्स्थापना का कार्य किया। अंततः इसका निर्माण पूर्ण हुआ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 सही है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। चंगेज खान 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध पहुंचा। जलालुद्दीन का वास्तविक घटना दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत बाद में 1290 से सन किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान चौथा मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के चित्तौड़ से लौटने के कुछ माह बाद ही हुआ। तराघई की कमान में 1,20,000 घुड़सवारों की संख्या वाले मंगोल इतनी तीव्रता से आगे बढ़े कि प्रांतीय गवर्नरों को सुल्तान की सहायता के लिए दिल्ली पहुंचने का समय ही नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन की सेना का एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना अभियान के लिए रवाना हो गया था और चित्तौड़ में कठिन लड़ाई के बाद दिल्ली में शेष रह गई सेना अपर्याप्त और कमजोर थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का खुले युद्ध में सामना करने की स्थिति में नहीं था। वह सीरी के किले में चला गया और रक्षात्मक स्थिति धारण की। मंगोलों ने दिल्ली के आसपास लूटपाट की और किले को 2 माह तक घेरे रखा, लेकिन चूंकि वे घेराबंदी युद्ध की कला से अनभिज्ञ थे, अतः वे किले पर अधिकार करने में असफल रहे और पीछे हट गए। अगला बड़ा मंगोल आक्रमण तब हुआ जब खिलजी वंश को तुगलक वंश ने सल्तनत में प्रतिस्थापित कर दिया। 1327 में मंगोलों ने तर्माशिरीन के नेतृत्व में आक्रमण किया। इतिहासकारों ने मुहम्मद तुगलक की नीति के संबंध में भिन्न भिन्न राय प्रस्तुत की हैं। एक प्रसंस्करण के अनुसार उन्होंने मंगोलों को पराजित किया और उन्हें खदेड़ने के लिए स्वयं उनका पीछा किया। यद्यपि दूसरे संस्करण के अनुसार मुहम्मद तुगलक ने मंगोलों की रिश्वत दी और वे वापस चले गए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुलाहदारन कहलाते थे। सैयद, ऐसा माना जाता है कि सैयद लोग पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज हैं। उन्हें मुस्लिम समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था, यहाँ तक कि तैमूर ने भारत में अपने आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की। यद्यपि उनकी नीति सामान्य वध की थी। सैयद एक नुकीली टोपी कुल्ला पहनते थे और उन्हें दिल्ली सल्तनत के दौरान कुलाहदारन के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित युग्म प्रचार कीजिए। केवल 2 युग्म सही है इसमें, कथन एक सही है।
चंदेल मध्य भारत का एक भारतीय राजपूत राजवंश था। भारतीय इतिहास में उन्हें लोकप्रिय रूप से चंदेल या जजात भुक्ती राजवंश कहा जाता था। एक छोटे से राज्य के शासक नानुक ने चंदेल राजवंश की स्थापना की। नानुक खजुराहो नानुक का गढ़ था, जो अपने कबीले का प्रमुख माना जाता था। 10वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में वाकपति अपने पिता नानुक के उत्तराधिकारी बने। वाकपति को प्रायः युद्ध के मैदान में प्रतिहारों की सहायता करनी पड़ती थी, क्योंकि वह उनका अधीनस्थ था। वाकपति का सबसे बड़ा पुत्र जयशक्ति का चंदेला शासक था, परमार शासक नहीं। जयशक्ति को जज्जा भी कहा जाता था और इसी नाम से चंदेलों द्वारा शासित क्षेत्र का नाम जजात भुक्ती पड़ा। जज्जा। उनके बाद उनके छोटे भाई विजय शक्ति ने राजगद्दी संभाल ली। विजय शक्ति गुज्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा क्षेत्र के नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई थी। इस राजवंश ने 8वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया। प्रतिहारों ने अपना नाम संस्कृत के शब्द द्वारपाल प्रतिहार से लिया है। द्वारपाल और उन्हें एक जनजातीय समूह या गुज्जरों के कबीले के रूप में देखा जाता है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज महेंद्रपाल राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश 8वीं शताब्दी ईस्वी नामक राजवंश के संस्थापक थे। दंती दुर्ग राष्ट्रकूटों की राजधानी सोलापुर के निकट मान्यखेत थी। ध्रुव फर्स्ट, कर्षण फर्स्ट, अमोघवर्ष इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। भोज राष्ट्रकूट राजवंश के शासक नहीं थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। एक सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने चंगेज खान के विरुद्ध मध्य एशिया के ख्वारिज्मी शाह जलालुद्दीन का समर्थन करने से इनकार करके भारत को बचाया। अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 के शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक का काल 1325 से 1351 तक था। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1426 तक था। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था। देवराय के काल में आया था वो। वास्को डी गामा 1422 से 1426। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये सही है, बस बाकी गलत है। सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक तंत्र का नेतृत्व सुल्तान करता था, जिसे विभिन्न रईसों या उलेमाओं मुसलमानों का धार्मिक बौद्धिक समूह द्वारा सहायता प्राप्त होती थी। विजारत, दीवान ए अर्ज, सैन्य संगठन, दीवान ए हिंसा, राज्य पत्राचार, दीवान ए रिसालत, न्याय प्रशासन आदि जैसे कई विभाग थे, जिन्हें भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। अमल गुजार या आमिल राजस्व संग्रह करता था। उसका कर्तव्य सल्तनत काल के दौरान राजस्व संग्रह का मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करना था। इक्ता की संस्था प्रारंभिक इस्लामी विश्व में राज्य के प्रति सेवाओं के लिए
पुरस्कार के रूप में लागू थी। यह दिल्ली सल्तनत के लिए देशी नहीं थी। सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा एकता प्रणाली प्रारंभ की गई थी तथा सेना के कमांडरों और रईसों को राजस्व का प्रशासन एवं संग्रह करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। इस प्रकार सौंपे गए क्षेत्रों को एकता कहा जाता था और उन्हें धारकों को इक़्तिदार कहा जाता था। मीर बख्शी का पद मुगल प्रशासक के अंतर्गत सैन्य मामलों की देखरेख करता था। मीर बख्शी का पद मीर बख्शी सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी मामलों की देखभाल करते थे। मनसबदारों की नियुक्ति और उनके वेतन पत्रों के आदेश उनके द्वारा अनुमोदित और पारित किए जाते थे।